वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं नाइन्थ क्लास से हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। पहले दो टॉपिक हम लोग इसके डिस्कस कर चुके हैं। अब शुरू करेंगे थर्ड टॉपिक, नाथसियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। नाथसियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित है। नाथिस विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण की पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण के सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस जरिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना गया था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, एक नंबर के लिए चार्ल्स डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। बाद में हार्बर्ट स्पेंसर ने अतीत जीविता का सिद्धांत, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाथसियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल श्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेमेंस्ट्राउस या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा को संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना ज़रूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और इन इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थल या जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। नस्लीय राज्य की स्थापना कैसे हुई? सत्ता में पहुंचते ही नाथियों ने शुद्ध जर्मनियों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को ख़त्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाती शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये वे लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिसे नाथिसी अशुद्ध और असामान्य मानते हों। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाथसी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्हें वे मानसिक रूप या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं, वे जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रख दिया गया, उन्हें इनके अलावा भी कई नस्लें थी जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अस्वेतों की पहल तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य में कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। नातिस जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति
नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और शुद्धखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज में अलग बस्ती में रहते थे, जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। ऐसी घृणा थी, लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का जिक्र एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। 1933 से 1938 में नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्रता कर आजीविका के साधनों से छीन लिए गए। उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर दिया। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 39 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और उन्हें पोलैंड से बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपना दी गई थी। नस्लीय कल्पनालोक युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक और आदर्श विषयों में निर्माण में लग गए थे। नरसंहार युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मन के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जर्नल गवर्नमेंट्स नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट्स नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड में बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बनाने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास भेज दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता था। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो और गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर रखा जाता था। ये दिखाए गए हैं। गैस चैम्बर तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी है। मौत का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। पहला चरण 33 से 39 के बीच में दड़बाबंदी। तीसरा चरण सर्वनाश 1941 के बाद तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। यातनाएं दी जाती थी उन्हें। फिर नाज़ी जर्मनी युवाओं की स्थिति क्या थी? युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की गुटी पिलानी बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक है। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा है? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदियों या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया था। ये बच्चों को सिखाया जाने लगा था। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र बच्चे को युंगफ्रॉक में दाखिल करा दिया गया। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों युवा संगठन हिटलर यूथ की दिशा लेनी पड़ती थी। 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विसेज में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उसे सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युंगफ्रॉक 14 साल से कम वाले बच्चों को नाज़ी युवा संगठन थे। ऐसे नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया और 33 में आते आते संगठन में
1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ी के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। मात्र तब की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरतें मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता है कि उनका फ़र्ज़ एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया था। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरत नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, जैसे दुकानों में विशेष छूट दी जाती थी, थिएटर रेलगाड़ी में टिकट सस्ते मिलते थे। हिटलर खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तगमे देने का इंतजाम किया था जिस तरह से तगमे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 पैदा करने वाले चांदी का, 8 पैदा करने वाले बच्चे को सोने का तगमा दिया जाता था। फिर प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेसिया, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया गया था। इवैक्यूएशन, खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता है? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगाए होते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी दृष्टिकोण में फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक नारों, इश्तहारी पर्चों का खूब प्रचार किया जाता था। पोस्टरों जर्मन दुश्मनों को रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो। किसानों के बारे में हिटलर ने कहा था ऐसा। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध था भाई। नाज़ी अब आम लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्द भंडार और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया की नाज़ी नज़रों में देखने लगे और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली से भी व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्हें न केवल यहूदियों के घरों से के बाहर निशान लगा दिया बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस और दमन और मौत की आशंका से बावजूद नाज़ीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने, नाज़ीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर समझते थे। पादरी निम्योलर ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नाज़ी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह के निर्मम और संगठित जुल्म किए गए थे उनका जर्मन की आम जनता पर विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्टापो और दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में उन्होंने बड़े मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा। ये लाइनें लिखी हैं उसके बारे में कुछ। पहले वे कम्युनिस्ट को ढूंढते थे, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कहा, उन्हें कुछ नहीं कहा गया।
नाज़ी जर्मनी में यहूदी एक महसूस करते थे, एक बिल्कुल अलग कहानी है। चार्ल्स ब्रैट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया था। पढ़ने वालों को झकझोर कर रख दिया था कि इस किताब का नाम था थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। सारल्टे ने इस किताब में बताया कि इस समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ी छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में भी उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल में आंखें काली और यहूदियों जैसी शकल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवि और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा करती। ये छवियाँ सपनों में ही भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। महाध्वंस के बारे में जानकारी। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जाने लगी थी, लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ, इसका असली अंदाज़ा दुनिया की को युद्ध खत्म होने के और जर्मनी के हार जाने के बाद पता लगा। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस कहा गया। जब धर्म चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बात बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देना और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की अदम्य चाह गेटों और कैंपों में नार के जीवन भोगने वालों में बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरी लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रहण बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय ही है कि तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों के मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, ब्रिटिश चित्र, शायरी, स्मारक संग्रहालयों, इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन शाह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी आवाज़ें हैं जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। गांधी जी ने हिटलर को लिखा था एक पत्र वर्धा से, हिटलर को गांधी का पत्र। ये था आपका लेसन। अब इसमें दिए गए हैं कुछ अभ्यास के वायुमंडल गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी भाई अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। हमने पढ़ा था शुरू पहला टॉपिक था इसका। इस बारे में चर्चा करने 1930 तक आता है। जर्मनी में नाज़ी को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी? क्योंकि उसकी विचारधारा और वहाँ हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उसके ऊपर अपमानजनक संधियाँ थोपी गई थी, उसके तहत वहाँ विचारधारा लोगों की बदल गई थी। नाज़ी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे? नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में कितना असरदार रहा था? यानी कि नाज़ियों ने अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के लिए वहाँ एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा था जिस कारण नाज़ियों को लोग चाहने लगे थे। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? सिर्फ उन्हें अच्छी माता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये दिखाए गए हैं इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। 9th क्लास का लेसन 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।